नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि पर धूमधाम से बोल बम समिति ने निकाली भोले बाबा की बारात। बारात को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब। बगैर फीस लिए निस्वार्थ भाव से एसआर हॉस्पिटल ने गंभीर अवस्था में किया नवजात शिशु का इलाज। 38 दिनों बाद नवजात शिशु हुआ स्वस्थ। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 12वीं 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं हुई शुरू। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यार्थियों ने दी परीक्षा। नारकोटिक्स के मामले में विवेचना के महत्व एवं विधि को प्रावधान की जानकारी। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति मंगलवार इस्पात नगरी को शिवमय करने में सफल रहा। सुबह से ही सभी वर्ग के लोग भगवान शंकर की आराधना करने में व्यस्त रहे। पटरी पार लोगों में 14वें भोले बाबा की बारात में शामिल होने का होड़ मचा हुआ दिखाई पड़ा। हथखोद से प्रारंभ बारात इस्पात नगरी वालों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। सड़क के दोनों किनारों में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं धूप में भी बारात की झलक पाने के लिए ललायित नजर आए। भोले बाबा की बारात इस वर्ष खास रही। बारात में शामिल होने सांसद विजय बघेल, पूर्व कैबिनेट मंत्री शासन अमर अग्रवाल, राम सेवक पैकरा सहित आम व खास वर्ग के लोग हथखोद शिवालय पहुंचे। प्रारंभ में रुद्राभिषेक व दुग्धाभिषेक किया गया। उसके पश्चात झांकियों का सिलसिला प्रारंभ हुआ। केरल व आंध्र प्रदेश की मनोहारी झांकियों को देखकर हजारों की संख्या में उपस्थित लोग दंग रह गए। दोपहर 2 बजे से प्रारंभ भोले बाबा की बारात 6 किलोमीटर के फासले को 10 घंटे में जोन 2 खुर्सी पार पहुंची, जहां शिव पार्वती की शादी हुई। उसके बाद भंडारा हुआ। 20,000 से अधिक लोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण किए। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के संस्थापक, प्रदेश अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दया सिंह बारात को देखने कतारबद्ध खड़े लोगों से आत्मीयता से मिलते हुए बोलबम हर हर महादेव का नारा बुलंद करते हुए मिले। सबसे पहले तो मैं शिवरात्रि की पावन पर्व की सभी सुनने वालों को, सभी चाहने वालों को, क्षेत्रवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये हमारा सौभाग्य है दुर्ग का कि इस तरह के आयोजन बोलबम समिति के द्वारा और उसके अध्यक्ष भाई दया सिंह के द्वारा, पूरी टीम के द्वारा पूरे 14 साल से लगातार करते आ रहे हैं और इसकी भव्यता लगातार बढ़ते जा रही है। ये दया सिंह जी की मेहनत का प्रतिफल, उनकी टीम का मेहनत का प्रतिफल है कि हमारे इस क्षेत्र में, हिंदुस्तान में जो बहुत जगह नहीं हो सकता उसको करके धरातल में जो यहाँ के लोगों के लिए, और यहाँ दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि विभिन्न राज्यों की झांकी भी इस बार इसमें सम्मिलित हुई है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस आयोजन में माननीय विक्रम उसेंडी जी, माननीय राम पैकरा जी, सम्माननीय हमारे अमर अग्रवाल जी पधारे हैं और सभी पार्षदगण भाई बहन यहाँ हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन और इस टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आयोजन हमारी इस नगरी में होता रहे, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, भिलाई नगर निगम क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ही नहीं देश का एक अभूतपूर्व शंकर जी की बारात है। इसी थे बोलबम के जो संयोजक हैं और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। दया सिंह जी ने लगातार 14 वर्षों से यह शिव जी की बारात में हम सबको आमंत्रित किया है और इस छत्तीसगढ़ के कोने कोने से तो आई हैं, लेकिन अन्य प्रदेशों से भी जो झांकी आई है। मैं महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सबसे पहले देशवासियों को भी, प्रदेशवासियों को, भिलाई नगर क्षेत्र के सभी को, जिन्होंने हम लोगों को आमंत्रित किया इस शिव जी के बारात में, उनको भी बधाई, शुभकामना देता हूँ। और ये तो हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का केंद्र है। यह देश राम और कृष्ण का देश है, शिव का देश है, कंकड़ कंकड़ में शंकर है। इसलिए हम सब लोग शिव जी के बारात में आए हैं। मैं इस शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सबको भी मेरी ओर से शुभकामना और बहुत बहुत
सबसे पहले तो मैं महाशिवरात्रि के आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज ये भिलाई नगर में पिछले 14 वर्ष से लगातार यहां पर भोले की बारात का कार्यक्रम बोलबम समिति के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि मैं लगातार मैं आ रहा हूं, देख रहा बहुत भव्यता के साथ अलग अलग राज्यों की जो झांकियाँ यहाँ पर आ रही है, निश्चित रूप से बहुत ही मनमोहक और एक अपने आप में आज एक कहना चाहकर के अपने आप को बड़ा खुशी महसूस हो रहा है। और आज इस अवसर पर एक भिलाई नगर में जो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर बोलबम समिति के अध्यक्ष दया सिंह को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। निश्चित रूप से एक भिलाई के लिए, एक छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गौरव का विषय है। भोले बाबा की बारात आज निकली है, किस प्रकार का आयोजन देखिए आप? महाशिवरात्रि पर्व की मैं पूरे छत्तीसगढ़ के भाई और बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी संस्कृति कि हम त्यौहार को सबके साथ मिलके मनाते हैं। भिलाई हमारे प्रदेश में लघु भारत के रूप में जाना जाता है और इस महाशिवरात्रि के पर्व पे हमारे देश के सारे राज्यों की झांकी और भाई बहनें सब यहाँ पर आते हैं जो लघु भारत को सार्थक करते हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा बोलबम समिति को, उसके अध्यक्ष दया सिंह जी को, कि 14 साल से वो बाबा की बारात निकालते हैं और ये बाबा की बारात भिलाई की एक विशिष्ट पहचान पूरे देश में बनी है। मैं फिर से एक बार सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी के बारात का ये 14वां वर्ष है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस पर्व को महापर्व के रूप में लोग मना रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग आए। आज मेरे गणमान्य लोगों ने आया और उन सबका आशीर्वाद मिला और महाबारात के आप सब हिस्सा बने, तो निश्चित तौर पर एक मन का भाव है कि आज पूरा भिलाई गुरु की शिव में हो गया। संदेश तो सिर्फ हम एक है, हम बाबा एक है, क्योंकि देव के देव महादेव के भक्त है। देव तो लाखों होंगे लेकिन महादेव ओनली वन एक है। कोरोना संक्रमण का बिल्कुल उत्साह में कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। संक्रमण के बावजूद उत्साह में कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। कभी कोई कमी नहीं आई। जो बाबा का होता है भक्त और थोड़ा सा होता है सख्त, क्योंकि काम अपनी जगह, कर्म अपनी जगह, लेकिन बाबा भोलेनाथ है और वो उनकी बारात है, क्योंकि देव के देव की महादेव की बारात है और बारात कभी नहीं रुकी और आगे जीवन में कभी रुकेगी नहीं। 100 से ज्यादा झांकियाँ इसमें शामिल हुई है। केरल प्रदेश की झांकियाँ हैं, आंध्र प्रदेश की झांकियाँ हैं, बस्तर की झांकी है, यूपी का अखाड़ा है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ की 121 झांकियाँ हैं जो आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं मन के साथ भाव और पूरा शिव में भिलाई होने का कारण है कि ये मिनी इंडिया है, तो सभी प्रदेशों की झांकियाँ हैं। भोलेनाथ जी के बारात का ये 14वां वर्ष है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस पर्व को महापर्व के रूप में लोग मना रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग आए। आज मेरे गणमान्य लोगों ने आया और उन सबका आशीर्वाद मिला और महाबारात के आप सब हिस्सा बने, तो निश्चित तौर पर एक मन का भाव है कि आज पूरा भिलाई गुरु की शिव में हो गया। संदेश तो सिर्फ हम एक है, हम बाबा एक है, क्योंकि देव के देव महादेव के भक्त है। देव तो लाखों होंगे लेकिन महादेव ओनली वन एक है। कोरोना संक्रमण का बिल्कुल उत्साह में कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। संक्रमण के बावजूद उत्साह में कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। कभी कोई कमी नहीं आई। जो बाबा का होता है भक्त और थोड़ा सा होता है सख्त, क्योंकि काम अपनी जगह, कर्म अपनी जगह, लेकिन बाबा भोलेनाथ है और वो उनकी बारात है, क्योंकि देव के देव की महादेव की बारात है और बारात कभी नहीं रुकी और आगे जीवन में कभी रुकेगी नहीं। 100 से ज्यादा झांकियाँ इसमें शामिल हुई है। केरल प्रदेश की झांकियाँ हैं, आंध्र प्रदेश की झांकियाँ हैं, बस्तर की झांकी है, यूपी का अखाड़ा है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ की 121 झांकियाँ हैं जो आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं मन के साथ भाव और पूरा शिव में भिलाई होने का कारण है कि ये मिनी इंडिया है, तो सभी प्रदेशों की झांकियाँ हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में कभी पीछे नहीं रहा। 38 दिनों पूर्व नवजात शिशु को हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में लाया गया। अभी उसे वेंटिलेटर में NSUI में रखा गया तो उसके पिता वापिस अपने पुत्र को ले जाने की जिद करने लगे। हॉस्पिटल के चेयरमैन सहित डॉक्टर ने उसे चुनौती के रूप में लिया और उसका इलाज करने लगे। आज वो एकदम स्वस्थ होकर अपने माता पिता के साथ वापिस घर जा रहा है। बेमेतरा जिले के कोल्हापुरी निवासी आत्माराम कुर्रे अपनी पत्नी मंजू कुर्रे के साथ नवजात शिशु को लेकर 24 जनवरी को एसआर हॉस्पिटल पहुंचे। बालक की स्थिति गंभीर थी, उसे NSUI में वेंटिलेटर में रखा गया। इसे देखकर आत्माराम कुर्रे ने इलाज न कराने व बच्चे को वापस ले जाने की जिद लगा रखी थी। एसआर हॉस्पिटल के चेयरमैन संजय तिवारी ने चिकित्सकों से राय मशवरा कर उसका उपचार करते रहने की बात कही।
नाराज आत्माराम वापस चला गया। अब बच्चे को स्वस्थ करने के लिए डॉक्टरों की पूरी टीम जुट गई। दवाई की भी व्यवस्था हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा की गई है। हॉस्पिटल के चेयरमैन संजय तिवारी ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि 24 जनवरी को गंभीर अवस्था में एक बच्चे को लाया गया था, जिसे NSUI के इंचार्ज डॉक्टर SP केशरवानी के सुपुर्द किया गया। बच्चे के पिता उपचार कराने के स्थान पर वापस ले जाना चाहते थे। चिकित्सकीय स्टाफ के मना करने पर उसका इलाज हमने करना स्वीकार किया। बच्चे का पिता अपने गाँव वापस लौट गया। इधर फिर बालक को PICU में रखा गया। धीरे धीरे बच्चा स्वस्थ होने लगा। उसके पिता से मोबाइल में संपर्क कर बच्चे के स्वस्थ होने की जानकारी दी गई। आज हमें इस बात की संतुष्टि है कि बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। बाइट आत्माराम कुर्रे पिता, बाइट 2 मंजू कुर्रे बच्चे की मां, बाइट 3 संजय तिवारी चेयरमैन। दिनांक 24 जनवरी को देर रात्रि में मंजू कुर्रे पति आत्मा कुर्रे निवासी कोका बोर्ड बेमेतरा के 1.5 दिन ये 36 घंटे के बच्चे को अत्यंत क्रिटिकल एवं गंभीर अवस्था में हमारे हॉस्पिटल में लाया गया। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था, जान जाने की स्थिति में था बच्चा। तो हमने उसका परीक्षण कर बच्चे को हमने NICU में एडमिट किया और तत्काल ही उसको वेंटिलेटर में के सपोर्ट में रखे जाने का निर्णय लिया और तत्काल हमने उसको वेंटिलेटर में रखा। बच्चा जो है वो का जन्म जिला अस्पताल दुर्ग में हुआ था और बच्चे के साथ 2-3-4 गंभीर बीमारी थी। बच्चा एक तो पैदा होने के बाद 5 मिनट 10 मिनट तक रोया ही नहीं, उसकी सांस भी प्रारंभ नहीं हो पाया। इस कारण उसके ब्रेन को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्षति हुई थी और बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी और ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो गई थी, जिसको कि हाइपॉक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं। इस कारण बच्चा जो है वो अचेतावस्था में था और लगातार उसको झटके आ रहे थे। साथ ही साथ बच्चे की श्वसन गति और दिल की धड़कन जो है बहुत तेज़ गति से चल रही थी, पसलियाँ ऊपर नीचे हो रही थी। ये सब बीमारी थी तो उसको तुरंत ही वेंटिलेटर में रखा जाना उचित था। तो हमने वेंटिलेटर में रख के हमारी टीम जो है वो उसका इलाज जो है वो प्रारंभ किया। बच्चे को इसके साथ साथ सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन भी लग गया था, क्योंकि 36 घंटे बाद हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। 36 घंटे बाहर रहने के कारण बच्चे को नियोनेटल सेप्टिसीमिया हो गई थी। तो इस केस को चैलेंज के रूप में हमने अपने हॉस्पिटल में भर्ती किया और लगातार 23 दिन तक बच्चे को हमने वेंटिलेटर में रखा। तो इस दौरान बच्चे की स्थिति जो है बहुत बार अब तब वाली स्थिति हुई, बच्चे की जान अब गई तब गई, पर हम लोगों ने धैर्य नहीं खोया और हमारी टीम जो है लगातार वो उसका उपचार करती रही। 23 दिनों बाद धीरे धीरे हमने उसका वेंटिलेटर सपोर्ट से बाहर की और बच्चे का जो इंट्यूबेशन ट्यूब है उसको हमने निकाला। बच्चे को फिर रखे, फिर उसके बाद 4-5 दिन बाद फिर उससे बाहर निकाल के बाहर ऑक्सीजन सपोर्ट में रखे। आज बच्चा 38 दिनों बाद डिस्चार्ज हो रहा है। बच्चा एकदम स्वस्थ है, माँ का दूध पीने लगा है, बच्चे का वजन भी बढ़ गया है, लगभग 3 किलो से ज़्यादा हो गया बच्चे का वजन और बच्चा एकदम एक्टिव और स्वस्थ है। तो ये बच्चे की पूरी स्टोरी है। पर एक चीज़ साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि बच्चा तो जैसा भी था हमने ट्रीटमेंट करके उसको NICU से बाहर निकाला, पर बच्चे का परिवार जो है वो बहुत इलाज का बहुत ज़्यादा विरोध किया। खासकर उसके पिता आत्माराम जो था, बोले कि हमको बच्चे का इलाज नहीं करना है, वेंटिलेटर में नहीं रखना है, तो हमको बच्चे को दे दो, हम घर ले जाना चाहते हैं। पर चूंकि मानवता के नाम से हम बच्चे को वेंटिलेटर से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि बच्चों को हम वेंटिलेटर से निकालते तो उसकी तुरंत ही मौत हो सकती थी। तो काफ़ी विरोध और दबाव के बाद भी हमने ट्रीटमेंट जारी रखा। इस बीच बच्चे का पिता जो है वो दबाव बनाने के बाद फिर यहाँ से गायब हो गया। 7 दिनों तक वो हमारे संपर्क में रहा नहीं, मोबाइल करने से भी फ़ोन नहीं उठाता था और बच्चे से पूरा बाहर वो 7 दिनों बाद जब उसको खबर लगी कि बच्चे का स्वस्थ होने लगा है, तब वो वापस आया। तो ये एक स्टोरी अलग है। वहाँ जहाँ तक सवाल है बच्चे के, जब माता पिता और सब बाहर हो गए तो हमारे चेयरमैन साहब संजय तिवारी जी बच्चे की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी ली और उनको जांच करवाना, मेडिसिन मंगवाना और बाकी और सपोर्ट उन्होंने किया, तब बच्चे की जान बच पाई।
तो आज हम बच्चे को 38 दिनों बाद डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो इसको हम अपनी उपलब्धि मानते हैं। हमारे अस्पताल में NICU PICU विभाग की सेवाएं उपलब्ध हैं। एक बच्चा जो रेफ़र होकर बेबी ऑफ मंजू अस्पताल में आया था, जिसकी जान बचाई गई, वह बच्चा छुट्टी हो रही है आज उसकी, और 36 दिनों तक NICU में भर्ती रहा, जिसमें वह 21 दिनों तक वेंटिलेटर में रहा। बच्चे के माँ बाप परिजन हताश हो चुके थे। उन्हें ऐसा लगा कि वो निराश हो गए हैं, आगे इलाज नहीं कराना चाहते, उनके मन में ऐसा भाव आ गया था। किंतु अस्पताल प्रबंधन ने, डॉक्टर SP केसरवानी साहब जो इंचार्ज हैं, उनकी टीम ने, मेरे द्वारा उन्हें प्रोत्साहन दिया गया, हिम्मत दी गई कि आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए, हम तन मन धन से आपके साथ हैं, आर्थिक रूप से भी आप बिल्कुल मत घबराइए। संस्था का प्रमुख उद्देश्य है मानव सेवा करना और लोगों की जान बचाना। उसी परिप्रेक्ष्य में बेबी ऑफ मंजू के लिए पूरी टीम ने मिलकर प्रयास किया। आज बच्चा स्वस्थ है। हमने उन्हें मानसिक, आर्थिक, प्रत्येक प्रकार की जो भी मदद है करने का पूरा प्रयास किया, और वरिष्ठ के परिजन बहुत ही खुश हैं। आज उसकी छुट्टी हो रही है। ग्रैंड चैनल का, एशियन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा समय समय पर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। क्योंकि ऐसा होता है कई बार जब अलग अलग प्रवृत्ति होती है इंसान की, कई इंसान कमज़ोर होते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके परिजन हिम्मत हार चुके थे, और अस्पताल प्रबंधन द्वारा, डॉक्टर SP केसरवानी साहब द्वारा, नर्सिंग स्टाफ द्वारा उनके माता पिता को हिम्मत बंधाई गई कि बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। हमारा पूरा प्रयास है कि हम बच्चे को ठीक करेंगे, और ईश्वर ने विशेष कृपा बरसाई बच्चे पे, उनके परिवार वालों पे। बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। आज उसकी छुट्टी हो रही है, वो घर जा रहा है। मेरा नाम आत्मा है। मैं अपने बच्चे को बहुत गंभीर स्थिति में लाया था। हॉस्पिटल वालों ने मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से इलाज किया है। आज उसको घर लेके जा रहा हूँ। पैसे वैसे भी नहीं थे मेरे पास इलाज के लिए, हॉस्पिटल वालों ने अपने तरफ से किए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ हॉस्पिटल वालों ने अच्छे ढंग से इलाज किए हैं। ये सारे हॉस्पिटल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर तिलेश्वर NICU का जूनियर डॉक्टर हूँ। हमारे पास जब बच्चा आया तो उस समय बहुत क्रिटिकल था, सीवियर बर्थ स्पेस था बच्चे का, बहुत कंडीशन बहुत ख़राब था। तो हमारे यहाँ डॉक्टर का पूरा टीम मिल के बच्चे का डॉक्टर SP केसरवानी डॉक्टर चेयरमैन के द्वारा बच्चे का ट्रीटमेंट करवाया गया। आज के डेट में बच्चा अच्छे से निकल के जा रहा है। यह हमारा उपलब्धि है। मैं प्रसन्न हूँ। मैं उमा साहू, NICU स्टाफ। बच्चे मतलब बहुत सीरियस था और उसको 38 दिन हो गया है। आज के डेट में बच्चे बहुत अच्छा हो गया है, और इससे में मतलब उसके घर वाले लोग मतलब कुछ उम्मीद नहीं था, तो घर भी चले गए। तो हमारे SR हॉस्पिटल के चेयरमैन मतलब उसका पूरा हॉस्पिटल खर्चा उठाए। मेरा बच्चा ठीक हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा मंडल के तहत बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ हो चुकी है, जिसके तहत बुधवार को 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का हिंदी का पर्चा संपन्न हुआ। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत दुर्ग के JRD स्कूल में सभी विद्यार्थियों ने शांतिपूर्ण ढंग से हिंदी के पर्चे को हल किया। बुधवार 2 मार्च से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ कर दी गई है। इसी के तहत दुर्ग के JRD स्कूल में भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आरंभ हुई, जिसमें दुर्ग के JRD स्कूल में आरंभ हुई 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 215 स्वाध्याय विद्यार्थी रहे व 168 रेगुलर विद्यार्थियों की उपस्थिति रही, जिसमें 57 विद्यार्थी अनुपस्थित पाए गए। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों के बैठने के लिए अलग से उचित व्यवस्था की गई थी, जिसमें 12 रूम, एक हॉल की व्यवस्था की गई, जहां परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थियों ने एक स्वच्छ और स्वस्थ माहौल में हिंदी का पहला पर्चा हल किया। परीक्षा को लेकर जब हमने कुछ विद्यार्थियों से बातचीत की तो उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। कुछ ने कहा ऑनलाइन परीक्षा से काफी दिक्कतें आ रही थी, कुछ ने कहा ऑफलाइन परीक्षा देने से उन्हें बड़ी सुविधा हुई। ऑफलाइन एग्ज़ाम देने में अच्छा तो लगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत भी आई, क्योंकि हम लोग पढ़ाई ऑनलाइन किए थे तो हमें आंसर थोड़ा समझने में थोड़ा लेट हुआ और याद भी थोड़ा लेट से हुआ, तो हमें थोड़ी दिक्कत आई ऑनलाइन पढ़ाई करके ऑफलाइन एग्ज़ाम दिलाने में। पेपर अच्छा था मैम, और अच्छा भी लगा पेपर बना के हम लोग को। और ऑनलाइन के मुकाबले ऑफलाइन पेपर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आके हम लोग लिखते हैं तो अच्छे से लिख पाते हैं, और घर में लिखेंगे तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑनलाइन पेपर के बजाय ऑफलाइन पेपर ज़्यादा बेहतर है, और पता भी चलता है कि कितना पढ़े हो तो कितना लिखे हैं, उस हिसाब से ऑफलाइन पेपर ज़्यादा बेहतर है।
मैम जो पेपर है ना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम बनाए या ना बनाए। पढ़ाई ऑनलाइन करे ऑफलाइन, पढ़ने से मतलब रहता है मैम। वहीं जीआरडी स्कूल की प्रिंसिपल एस संगीता नायर ने बताया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है और सभी विद्यार्थी एक खुशनुमा माहौल में परीक्षा देने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ विद्यालय पहुंचे हैं। मैडम, सबसे पहली बड़ी बात है कि 2 साल के बाद, कोरोना के बाद बच्चे लोग में बहुत खुशियाँ नज़र आई। हम टीचर्स भी अच्छा लगा कि बच्चों को देख के हम लोग एकदम खुश हो गए, क्योंकि बच्चों के बिना ये आंगन सूना है, विद्यालय का कोई महत्व नहीं है। और बच्चों को देख के वो पुराना 2 साल के बाद बच्चों में इतनी खुशियाँ थी, और हम टीचर्स में तो सबसे ज़्यादा खुशियाँ थी। आज हमारे यहाँ पे 12वीं की परीक्षा थी, उसमें जो रेगुलर कैंडिडेट्स थे 168 थे और प्राइवेट के 215, टोटल 383 का स्ट्रेंथ है और 57 बच्चे उसमें एब्सेंट है। और कोरोना काल में बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया, सहयोग किया। हम लोग पूरा अच्छे से मैंने सैनिटाइज करके, और बच्चे भी पूरे मास्क लगा, एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो कि बिना मास्क के, लोग खुद ही प्रोटेक्टेड होके आए थे और हमने सैनिटाइज कराया सबको। नहीं, बच्चों के कोर्स कम हो गए हैं, और देखिए असाइनमेंट भी जमा करवाए थे बीच के कार्यकाल में, और बच्चों के सभी एग्ज़ाम्स जितने रेगुलर प्रायोगिक परीक्षाएं पूरी संपन्न करवाए हैं, और उससे भी बच्चे खुश हैं। और कोर्स को बहुत कुछ कम कर दिया गया है। सरकार का जो ये रुख है बहुत अच्छा रहा कि बच्चों को कम कोर्स में बहुत सारी बातें, और उन्होंने सिलेबस को तय कर लिया था, तो इतने % को कम 30% कम कर दिया गया उनका, तो काफ़ी अच्छे से बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। फिलहाल बुधवार को 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने हिंदी का पर्चा हल किया। आगामी दिनों में भी स्कूल में इसी तरह की व्यवस्था रहेगी और विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा देकर अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल के तहत 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ हो गई है। परीक्षा केंद्रों में जहां एक और छात्रों ने परीक्षा को लेकर उत्साह दिखाई दिया, वहीं 2 साल बाद हो रहे ऑफलाइन एग्जाम को लेकर छात्र छात्राओं में घबराहट साफ दिख रही थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के तहत 2 साल बाद हो रहे ऑफलाइन एग्जाम चालू हो गए हैं, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में उपस्थित होने के विशेष निर्देश दिए गए थे, जिसका पालन करते हुए विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। रिसाली स्थित माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में ऑफलाइन एग्जाम को लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह दिखाई दिया। साथ ही टाइम मैनेजमेंट को लेकर उनमें एक घबराहट बनी रही। परीक्षा समाप्ति के बाद बच्चे प्रश्न पत्र को लेकर आपस में चर्चा करते नजर आए। ग्रैंड न्यूज से चर्चा के दौरान प्रिंसिपल ने बताया कि 2 साल बाद हो रहे ऑफलाइन एग्जाम को लेकर विद्यार्थियों के साथ साथ टीचर्स भी काफी उत्साहित थे। परीक्षार्थियों की उपस्थिति भी पूरी रही। ऑनलाइन पेपर में हम लोग बहुत सारी दिक्कतें गई है, जिसके कारण ऑफलाइन पेपर दिलाने में बहुत तकलीफ हुई है, और पेपर भी थोड़ा टफ टाइप से आया था, और बाकी जो पढ़ाई भी नहीं हुआ, उतना कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया। बड़े बड़े क्वेश्चन भी ज़्यादा आया था, इस कारण हम लोग थोड़ा टाइम बहुत कम है, और परेशानी तो आई एग्ज़ाम लिखने में, क्योंकि उतना पढ़ाई भी नहीं हुआ है। जिस टाइप से एग्ज़ाम हुआ है उस टाइप से, और प्रश्न भी थोड़ा कठिन आया था बड़ा। हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द थोड़ा पास होने का संभावना हो। हमसे कहा है इस बार ऑनलाइन होने के कारण थोड़ा समझ नहीं आया, पेपर ऑफलाइन पेपर हुआ, इसके कारण बहुत अच्छा रहा। हमें उम्मीद नहीं था, तो उम्मीद से अपेक्षा से ज़्यादा ही अच्छा लगा, क्योंकि 2 साल के बाद बच्चे ऑफलाइन एग्ज़ाम देने आए हैं और सभी में उत्सुकता देखी गई। और बच्चे जो उन्हें प्रश्न पत्र मिला था, आज हिंदी पेपर था, लेकिन सभी ने बहुत अच्छा किया देख के लग रहा है। और शिक्षकों में उत्साह था और बच्चों में उत्साह था, क्योंकि परीक्षा को परीक्षा के दृष्टिकोण से दिया गया, ऑफलाइन परीक्षा ली गई, बहुत अच्छा लगा। नहीं, बच्चों की हमने प्री बोर्ड जब कराया तो उनमें ये उत्सुकता थी कि वो ऑफलाइन एग्ज़ाम दे, लेकिन मांग ये उठ रही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाए। लेकिन मुझे सही लगा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होने से बच्चों में परीक्षा के प्रति जिम्मेदारी तय होती है और वो पढ़ते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। बालोद जिले के गुरूर थाना अंतर्गत गांव से 28 वर्ष पूर्व हत्या कर भिलाई के नेवई के खदानपारा में छिपकर रह रहे हत्या के आरोपी को गुरूर पुलिस ने हिरासत में लेकर कार्रवाई की। गुरूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सोरर में आज से लगभग 28 वर्ष पूर्व वहां के रहने वाले बलराम उर्फ बल्ला जोशी ने गांव के ही चंद्रिका यादव की हत्या कर दी थी। इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाती, वो गांव छोड़कर भाग गया। पुलिस ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन वो फिर कभी गांव लौटकर नहीं आया।
तब से लेकर न जाने कितने भी थाना प्रभारी और पुलिस के आला अधिकारी बदले, सभी ने इस हत्या के केस के फरार आरोपी बल्ला को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई उसका पता नहीं लगा पाया। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी न किए जाने पर न्यायालय ने साल 2005 में आरोपी बलराम उर्फ बल्ला जोशी के खिलाफ बेमियादी वारंट भी जारी किया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। बल्ला का पता लगाने में जहां पुलिस के सभी आधुनिक और खुद के संपर्क व यंत्र काम नहीं आए, वहां उनके खुफिया तंत्र ने कमाल कर दिया। पुलिस के एक मुखबिर ने बल्ला का ठिकाना ढूंढ निकाला। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई। इसके बाद उन्होंने नेवई बस्ती पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. Celebration Safari बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 सालों से 10वीं व 12वीं कक्षाओं को छोड़कर सभी कक्षाओं की परीक्षाएं ऑनलाइन ली जा रही है। अब जब कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है तो सभी स्कूलों की परीक्षाएं ऑफलाइन लेने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। लेकिन ऐसे में NSUI अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि महाविद्यालयों की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन ही ली जाए, जिसे लेकर भाजपा के मीडिया प्रभारी KS चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। देखिए, कोई भी चीज अपने आप में सही और गलत नहीं होती, परिस्थितियां उसको सही और गलत बनाती हैं। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो चीजें सही होती हैं वो हमें करना चाहिए। और पिछले 2 वर्षों में जो ऑनलाइन एग्जाम हुए वो अपने आप में सही थे, लेकिन आज की डेट में जब हम इस खतरे से निपट चुके हैं, इस खतरे से बाहर आ चुके हैं और ऑफलाइन दे सकते हैं, तो ऑफलाइन एग्जाम ही सही होता है। तो इसमें परीक्षार्थियों को ऑफलाइन एग्जाम ही देना चाहिए, जबकि छोटे छोटे बच्चे जब
ये दे रहे हैं, ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे को कॉलेज स्टूडेंट्स को क्यों नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। और आप ये भी देख लीजिए कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता और उसको अगर हम ऑफलाइन देते तो कई बच्चों का जो हक है वो उनको नहीं मिल पाता और कई बच्चे उस चीज से वंचित रह जाते। और आगे भी जो ऑफलाइन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम तैयार कैसे होंगे? उसकी तैयारी के लिए, उसकी बेहतरी के लिए हमारे को बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी ऑफलाइन चालू करना। और आपको शायद पता है कि नहीं, आईसीएसई बोर्ड हमेशा ऑफलाइन ही करता रहा, इस कोरोना काल में भी वो ऑफलाइन ही करता रहा। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग वैसे भी होती है एग्जाम्स में, और उसके बाद हाँ, विश्वविद्यालयों को सैनिटाइजर और मास्क वगैरह का और दूसरी एहतियात बरतने का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और वो प्रोवाइड करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, और एग्जाम्स एक अच्छे स्वस्थ वातावरण में ही लेना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। एक और जहां सामान्य और संपन्न होते हुए भी आज लोग अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे स्पेशल बच्चे हैं जिनको दुनिया ने कभी हीन भावना से देखा था, वो आज अपने साथ साथ अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई है, फिर भी आज वो गुमशुदगी की जिंदगी जी रहे हैं और शासन की सुविधाएं पाने की आस में हैं। समाज में मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों को वैसे तो नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी है जिनकी मदद से ऐसे बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं और अपने परिवार की सभी तरीके से मदद कर पा रहे हैं। ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना रखी है। इसके बाद भी इन बच्चों को कोई शासकीय स्तर पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही। स्नेह संपदा विद्यालय में पढ़ने वाले विजय सिन्हा, रोहित ठोसर, विनोद देवांगन, मनीष कोसमा व यशपाल जलोटा कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो आज नौकरी कर अपना व अपने परिवार का खर्च वहन कर रहे हैं। इनकी इस उपस्थिति से विद्यालय की संचालिका पुष्पा शिर्के के साथ साथ इनके परिजन भी आज गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन शासन की अनदेखी से निराश हैं। मैंने शरीर से थोड़ा सा वो एक साइड से उसका वो है, और जब 5-6 साल का हो गया तो उसका पता चला। जब मैं स्कूल गया था वो ऐसे ही, मैंने एक फ्रेंड्स के साथ वो जाता था और वो लेके छोड़ता था घर में। 8वीं तक उसने पास किया। उसके बाद से फिर मैडम को फ़ोन आया था, मैडम का मैंने लेटर आया था स्नेह संपदा से कि हमारे स्कूल में डाल दिए करके। तो वो तब से वो वहीं पे जाता है, वहीं पे उसको नौकरी लगी, वहीं पे पूरा काम सीखा है और वहीं से उसको नौकरी लगी है। और घर वाले और रिश्तेदार घर वाले कोई वो नहीं, सब सपोर्ट करते हैं और अच्छे से प्यार देते हैं। उनको कोई घृणा टाइप ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का ऐसा है तो अपन नहीं आएंगे। आपके और कितने बच्चे हैं? मेरा एक बहन बेटा और है, इससे छोटा 4 साल। और पेन में है, सर्विस है, बहू भी है, नातिन भी है, सब है। मैंने बुढ़ा बुढ़ी हो गए इतना सारा। छोटा बेटा तो वहाँ पे है, जब छुट्टी मिलती तब वो आता है, बाकी हम इसके भरोसे है समझो। अब मैडम है, करता धरता दूसरी माँ उसकी सिर के मैडम है, उन्हीं ने इसको पूरा मजबूत किया है कि चलो अब अपने पैर पर खड़ा होगा। बच्चा स्नेह संपदा स्कूल में जाता है, केयर टेकर का काम करता है। वहाँ कर तो बहुत कुछ सकता है और बहुत कुछ करता है स्कूल में, जो जो उसकी मैडम जो भी कार्य करवाते हैं उनको। प्राइज़ तो बहुत सारा मिला है उनको, वो तो रखा है उनको प्राइज़। बच्चा अपने बलबूते पे जितना कर सकता था उसने किया है। कोशिश यही कीजिए आप लोग कि बच्चे का भविष्य बनाने के लिए गवर्नमेंट के तरफ से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में भी इनको मिला है लोरिक चंदा की प्रस्तुति, सम्मान समारोह। रिसाली भिलाई की तरफ से भी इनको मिला है सम्मान। और ये मानव संसाधन विकास मंत्री की तरफ से भी मिला था इनको रायपुर में। और ये स्नेह एक एहसास है, इनका मीटिंग हुआ था भिलाई नगर में ही, स्नेह संपदा विद्यालय में ही, तो उनको भी ये सम्मानित किया गया है। जब से तनख्वाह मिलने लगी तो जो मोटिवेशन इनको मिला है वो बहुत ही देखने लायक है। कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हुई। माने एक नॉर्मल व्यक्ति जो अपने परिवार को ध्यान देता है उससे ज़्यादा ये बच्चे लोग अपने परिवार को ध्यान देते हैं और परिवार की देखरेख करते हैं।
भिलाई से ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। नारकोटिक्स के मामलों में विवेचना की महत्ता एवं विधि के प्रावधानों की जानकारी प्रदान करने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय के सभागार में किया गया। दुर्ग शहर में नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों के द्वारा इसका सेवन सार्वजनिक जगहों पर किया जा रहा है तथा ये भी संज्ञान में पाया गया है कि नशे का व्यापार करने वाले पुलिस प्रशासन से बिना डर या भय के इसमें संलिप्त है। इन सभी परिस्थितियों में राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशन में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 एवं नालसा योजना 2015 के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने वक्तव्य में अन्वेषण के द्वारा होने वाले त्रुटियों के संबंध में भी बताया कि स्त्री की तलाशी स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी। जब धारा 42 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास ये विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति को जिसकी तलाशी ली जानी है उसके कब्जे में किसी स्वापक औषधि या मना प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज को उस व्यक्ति से तलाशी ली जानी है, अलग किए बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के बजाय उसकी तलाशी ले सकेगा। धारा 41 एवं 42 के अंतर्गत अंतर बताया गया कि गलत एनिमेशन से दोष मुक्त हो जाता है। गलत अन्वेषण दोष मुक्त होने का प्रथम आधार है। एक दिवसीय कार्यशाला में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BL मीणा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोष ठाकुर, ड्रग इंस्पेक्टर ब्रजराज सिंह, शासकीय अभिभाषक बाल मुकुंद चंद्राकर भी उपस्थित रहे। कार्यशाला का मंच संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल शर्मा ने किया। माननीय श्री राजेश श्रीवास्तव साहब, जिला में सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में नारकोटिक्स के मामलों में विवेचना की महत्वता एवं विधि के प्रावधानों की जानकारी प्रदान करने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्यतः SP, एडिशनल SP, DSP, थाना प्रभारी, आरक्षक, निरीक्षक जो कि NDPS के मामलों में विवेचना करते हैं, वो सब अधिकारियों को बुलाकर उनको विधि के प्रावधानों के अंतर्गत जानकारी प्रदान की गई। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। कोहका के वार्ड क्रमांक 14 में महाशिवरात्रि को धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विशेष रूप से हरीश चौधरी, शत्रुघ्न, संतोष पंडित, कंचन सिंह व मनीष यादव ने विशेष सहयोग दिया। वार्ड क्रमांक 14 में स्थापित मंदिर को 22 साल पहले राम प्रवेश चौधरी, रामलाल चौधरी, काशीनाथ और अरुण मंडल ने स्थापित किया था। प्रत्येक वर्ष की भांति महाशिवरात्रि को धूमधाम से मनाने की परंपरा रही है। वैदिक मंत्रों के बीच वार्डवासी अपनी आस्था व्यक्त करते हैं और उसके बाद भव्य भंडारा किया जाता है। आइए जाने यहाँ की पूर्व पार्षद प्रमिला दुबे ने क्या कहा। हनुमान जयंती और महाशिवरात्रि तो बहुत अच्छा से मनाए जाते हैं। जब से ये मंदिर बना है तब से यहाँ मतलब ये होते रहता है पूजा, और मोहल्ले वाले लोग सब बहुत सहयोग देते हैं, साथ हैं यहाँ, और बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का आशीर्वाद से यहाँ सब कुछ भजन मुझे कुछ अच्छा से होते रहता है। 20-22 साल हो गए। हाँ, अभी पुनर्निर्माण हुआ है, मगर 20-22 साल पहले स्थापना हुई। आपका नाम है? सरस्वती सिन्हा। पर्व तो वैसे हम लोग हर साल मनाया जाता है, और इस मन जब से स्थापना तब से इस वर्ष में हनुमान जयंती और महाशिवरात्रि, ये दो पर्व माने अच्छा से मनाया जाता है, और पूरे मोहल्ले वाले यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं, और यहाँ का आयोजन बहुत अच्छा किया जाता है। मेरा नाम प्रमिला दुबे है कि प्रतिवर्ष इस मंदिर में आयोजन है, और की रक्षा के लिए सब कोई रहते हैं, लेकिन खड़ा कोई ही होता है, और उस व्यक्ति के प्रति हमारी सबकी सहानुभूति है। ऐसी भोले बाबा की कृपा है जो यहाँ पर दिन कुछ न कुछ आयोजन होता रहता है, और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बम भोला द्वारा यहाँ पर बहुत उत्सव मनाया जाता है प्रतिवर्ष। मेरा नाम पंडित, निवासी। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम के द्वारा ब्रांड एम्बेसडरों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन महापौर आयुक्त एवं सभापति के द्वारा किया गया। बैठक में 54 नए ब्रांड एम्बेसडरों को नियुक्त किया गया व प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। नगर पालिक निगम दुर्ग के द्वारा महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त हरेश मंडावी, सभापति राजेश यादव, प्रभारी सदस्य हामिद खोखर ने 54 स्वच्छता एम्बेसडरों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की, जिसमें स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर शामिल हुए। नगर निगम के नवनियुक्त स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडरों का सर्वप्रथम अभिनंदन किया। कार्यशाला आयोजन में मौजूद वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी रश्मि भूरे, चिति चंद्राकर, सुश्री पायल जैन सहित अन्य ब्रांड एम्बेसडर शामिल हुए। बैठक में सभी लोगों ने दुर्ग को अव्वल लाने के लिए अपने अपने बेहतर सुझाव को साझा किया।
आपको बता दें कि इस बार नागरिकों की स्वच्छता सर्वेक्षण में ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों की गिनती करेंगे। इसके लिए निगम द्वारा जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वच्छता की अलग के लिए निगम ने कमर कस ली है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए इस बार वरिष्ठ नागरिकों की स्वच्छता में उपस्थिति मायने रखेगी, जिसे देखते हुए जन जन को स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए निगम ने 54 ब्रांड एम्बेसडरों को नियुक्त किया है। ब्रांड एम्बेसडर शहर को स्वच्छता के लिए जागरूक करने का काम करेंगे। ब्रांड एम्बेसडरों ने कहा कि हम सब जन जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे और ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को इसमें जोड़ना ही हमारा उद्देश्य होगा और नुक्कड़ नाटक व अन्य साधनों के माध्यम से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। 54 स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर जो नगर निगम के द्वारा बनाया गया, उनका पहला सम्मेलन रखा गया था। सारे समाज के और सारे उद्योगपति और सभी तरह के जो है लोगों को एम्बेसडर बनाया गया है और स्वच्छता को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग और हमारी टीम मिलकर महापौर जी, हमारे दुर्ग शहर के लाडले विधायक अरुण वोरा जी, हमारे सभापति राजेश यादव जी, हमारे द्वारा हमारे नगर निगम दुर्ग के आयुक्त हरीश मंडेवी जी, एचओ गिरीश दीवान जी और हमारी पूरी स्वच्छता की टीम लगातार साफ़ सफाई को लेकर बड़ा चिंतित रहती है और उस पर काम कर रही है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ नया किया जाए कि हम अपने शहर के जागरूक लोगों को जोड़ा जाए इस मुहिम में। इस मुहिम को जोड़ने के नाम से हम लोगों ने 54 ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और सबकी हम लोगों ने एक कार्यशाला में सुना गया है कि सबकी अपनी अपनी ओपिनियन वो लोगों ने दिया है, उस पर भी कार्य किया जाएगा। और हमारा उद्देश्य ये है कि जिस तरह से 3 वर्षों से हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लगातार बेहतर कार्य के नाम से और साफ़ सफाई के नाम से पूरे प्रदेश में नंबर 1 आ रहा है और पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में 17वां स्थान दुर्ग ने हासिल किया है। इसको और क्रम को हम कम करें और बेहतर करें। हम तो नंबर 1 के लिए काम कर रहे हैं इस इतने कम संसाधनों में। तो इसमें जो है जो बातें फोकस में आई हैं, कचरों को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर, दीवालों में स्लोगन को लेकर, और हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी है उनके द्वारा जो लगातार अच्छे कार्य किया जा रहा है उसको भी हम दीवालों में लिखाए जा रहे हैं रंगों। जिस तरह से आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की एक सौगात दी है, क्योंकि हर परिवार चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरा परिवार जो है मुझसे भी ज़्यादा बेहतर पढ़े। तो इंग्लिश मीडियम की जो सौगात दी उससे भी हम दीवालों में लिखवा कर लोगों के बीच में चर्चा का ला रहे। नरवा, गुरवा, गरवा, बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, इस पे भी हम लोग मतलब जो है दीवालों में उसको लिखवा कर उस पर क्रियान्वयन मतलब बेहतर काम कर रहे हैं। और साफ़ सफाई को लेकर एक मुहिम, एक जंग छिड़ गई है कि हमको हमारे दुर्ग शहर को साफ़ सुथरा और बेहतर बनाना है। इसके लिए हम लोग कांधे से कांधा मिलाकर आज प्रतिज्ञा लिए है कि हम सभी मिलकर शहर को सुंदर और साफ़ और बेहतर बनाएंगे। और 2022 के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए हम लोग इस कार्यशाला के रूप में एक चीज़ और सीखा है कि हम लोग हमारे समाज के जो धर्मगुरु आते हैं उनसे भी हम निवेदन करेंगे, आप जो है समाज में इस बात को रखें कि स्वच्छता को लेकर बात रखें। इसके अलावा शादी ब्याह में अगर हमको बोलने का मौका मिलता है तो वहाँ भी हम स्वच्छता को लेकर बात करें। इसके अलावा हमारी जो सरकारी स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी हम स्वच्छता को लेकर एक कार्यशाला लगाएं, जिससे हमारा शहर में मतलब बच्चों में एक जुनून पैदा हो जाए कि हमको जिस तरह से हम अपने शहर, अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, क्यों ना हम अपने शहर को भी साफ़ सुथरा रखें। दुर्ग नगर निगम ने एक कोशिश की है कि शहर के लोगों को भी इस मुहिम में जोड़ा जाए, क्योंकि कोई भी बड़ा कार्य अकेले प्रशासन के दम पर नहीं संभव हो सकता। जब तक कि एक पूरी टीम न बने तब तक ये संभव नहीं है। और 54 एम्बेसडर जो विभिन्न क्षेत्रों के सफल व्यक्ति हैं, वो यदि इसके साथ जुड़ जाएं तो इसकी असफलता पर कोई संदेह नहीं होगा। सबसे पहले इस बात पर चर्चा की गई कि आखिर स्वच्छता का तात्पर्य क्या है और ये स्वच्छता की प्रतियोगिता क्या है और इसका महत्व क्या है। इसके पश्चात विभिन्न गंदगी के स्रोत, फिर उसके उपाय और अनेक सुझावों पर चर्चा की गई। विभिन्न लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने मत रखे, जिनको सूचीबद्ध किया गया और यह संकल्प लिया गया कि इनमें से प्रत्येक का न केवल पालन किया जाएगा बल्कि एम्बेसडर्स की ऐसी कार्यशालाएं लगातार रूप से आयोजित की जाएंगी। और यह निश्चय किया गया कि सिर्फ इस वर्ष नहीं, सदैव के लिए हमारा दुर्ग शहर एक स्वच्छ और सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर है। आज सारे 54 जो ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं उनका आज स्वागत के लिए जो प्रोग्राम किया बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार था। और इस हम लोग को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए मैं माननीय विधायक जी, महापौर जी
आयुक्त महोदय, सभापति और सभी जितने नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आज का कार्यक्रम बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए जिसके ऊपर हम लोग अमल करेंगे और काम करने की कोशिश करेंगे और उनके विश्वास में खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय दें। मैं नविता शर्मा, आर्य नगर दुर्ग समाज से। मेरा सौभाग्य है कि मुझे नगर निगम दुर्ग ने स्वच्छता 2022 सर्वेक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और मुझे जब से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मैं निरंतर कार्य में जुटा हुआ हूँ। प्लास्टिक मुक्त अभियान दुर्ग के लिए चल रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है और सबसे खुशी की बात यह है कि पूरे दुर्ग नगर निगम में 54 ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। डॉक्टर, शिक्षक, प्राचार्य, सीए, लोक कलाकार, कवि, समाज सेवक, समाज के प्रमुख लोग, इन सबके अभूतपूर्व सामंजस्य आज प्रथम सम्मेलन स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर का रहा और सबका अभूतपूर्व सम्मेलन है और सबका एक ही उद्देश्य, सबका एक ही लक्ष्य है। हम सबका एक ही लक्ष्य, दुर्ग हो सबसे स्वच्छ। हम सब ने ठाना है दुर्ग को नंबर 1 बनाना है। फिलहाल 2022 दुर्गा मैदान में आइस यह कथन अब सही होता नजर आएगा जब 54 ब्रांड एम्बेसडर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे और लोगों में स्वच्छता की अलख जगाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के बीच अवैध तरीके से हुक्का बार चल रहे होटल रैलिस में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और होटल से हुक्का मालिक व संचालक के खिलाफ कोटपा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। राजनांदगांव शहर के बीच कुछ बड़े होटलों में अवैध तरीके से हुक्का बार चलाए जाने की शिकायत पुलिस को लगातार मिल रही थी। इसी बीच पुलिस ने मामले की पतासाजी के लिए अपनी टीम लगाई हुई थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शहर के बीच भगत सिंह चौक पर संचालित होटल रैलिस में हुक्का बार चलाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने चीता स्क्वाड, थाना कोतवाली और थाना बसंतपुर की संयुक्त टीम बनाई और देर रात होटल रैलिस में छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान होटल से 6 नग हुक्का सहित अन्य सामान बरामद किया है। इसके बाद इस मामले में होटल संचालक और होटल मालिक के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक IPS गौरव राय ने कहा कि जिले में चलाए जा रहे निजात अभियान के तहत मुखबिर की सूचना के बाद यह कार्रवाई की गई है। श्री SP राजनांदगांव श्री संतोष सिंह के मार्गदर्शन में निजात अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी जो नशीले पदार्थ हैं उन सभी के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। उसी में कल थाना कोतवाली क्षेत्र में होटल रैलिस की ऊपर मुखबिर सूचना पर कि वहाँ पे हुक्का बार चल रहा है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने रेड कार्रवाई की। चीता स्क्वाड थाना कोतवाली, थाना बसंतपुर से भी थे और रेड कार्रवाई में हमें 6 हुक्का पॉट मिले और साथ ही में जो अन्य सामग्री है जो हुक्का बार पिलाने के लिए जो यूज़ होती है तो उसकी भी जब्ती कार्रवाई की गई है और आगे उसी में कोटपा अधिनियम के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। होटल मालिक और संचालक दोनों के खिलाफ इसमें कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव शहर के बड़े होटलों में हुक्का बार का अवैध कारोबार काफी फल फूल रहा है। लगातार शिकायत और छापेमार कार्रवाई के बाद भी होटल संचालक अवैध हुक्का बार चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में तेजी से बढ़ती जा रही है। शहर के मध्य होटल रैलिस में काफी लंबे समय से हुक्का बार चलाए जाने का मामला सामने आ रहा था। पुलिस की छापेमार कार्रवाई में होटल के भीतर अवैध तरीके से चलाए जा रहे अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस ने हुक्का सहित अन्य सामान जब्त कर लिया है और होटल मालिक व संचालक के खिलाफ कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।